हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डील किया था कि कैसे किसी दो वेक्टर्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं या दो सदिश को आपस में जोड़ सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। इसके दो नियम मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला नियम था ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज नियम, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई दो सदिश है जिसको हम लोग को जोड़ना है, मान लीजिए ऐसा कोई भी दो सदिश है, इनको अगर आपको जोड़ना है तो आप क्या करते थे कि इसके पहले वाले के हेड से हेड पे दूसरे वाले का क्या रख देते थे, टेल रख देते थे, और फिर क्या करते थे, एक हम लोग रिजल्टेंट के लिए टेल से हेड तक मिला देते थे। जो लाइन मिलता थी वही हम लोग को क्या मिल जाता था, रिजल्टेंट, दैट वाज ए प्लस बी। ठीक है ना, ये हो गया। ऐसे हम लोग क्या करते थे, किसी दो वेक्टर को जोड़ देते थे। क्या करना है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, हेड टू टेल आपको एस टी जोड़ते चले जाना है, यानी कि हेड टू टेल जोड़ते चले जाना है। जब लास्ट में टेल टू हेड जोड़ेंगे तो वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी कि आप क्या जब जोड़ना होगा तो हेड टू टेल जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। और रिजल्टेंट जब हमको पाना होगा तो टेल टू हेड चले आएंगे। देखिए फिर से, फर्स्ट क्या हो गया, हेड टू टेल हमने जोड़ा, दूसरे में भी क्या किया, अगर हालांकि यहाँ पे एक ही दो ही वेक्टर है तो पहले एक ही बार कनेक्शन देना पड़ा है, हेड टू टेल। और जब टेल टू हेड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, रिजल्टेंट मिल जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ या पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कोई एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए थीटा बन रहा है। इस केस में हम लोग क्या किए थे कि कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, जो कि ये आपका ए के बराबर था, सॉरी ये बी के बराबर है, और ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरह में आप क्या करेंगे कि दोनों को ऐसे सीधे पैरेललोग्राम में बना देंगे, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद से आप लोगों को यहां पे क्या मिल जाएगा, बी कॉस थीटा, और यहां क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग को मिल जा रही थी, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। और यहां से हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला निकाल रहे थे, अगर हमको जोड़ना है ए प्लस बी का और हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर दे रहे थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। और अगर हम लोग को माइनस करना हो रहा था तो क्या कर दे रहे थे, माइनस करना हो रहा था तो क्या कर दे रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इन सब के साथ अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को अगर डायरेक्शन पता करना हो रहा था कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन अल्फा बराबर यही तो था ना, टेन अल्फा, ठीक है ना। टेन अल्फा क्या है, सॉरी इसको नहीं, देखिए टेन अल्फा है क्या, रिजल्टेंट तो ये वाला है ना, बेस वन इज रिजल्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी। रिजल्टेंट पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और यही रिजल्टेंट दूसरे वाले से कितना बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। पहले वाले से कितना बना रहा है अल्फा, दूसरे वाले से कितना बना रहा है बीटा। तो आपको एक रिलेशन तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अगर थीटा, तो अल्फा तो हम लोग निकाल लें। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा अगर आपको निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो आप वहां पे अल्फा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमको क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा, और बेस क्या मिल गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। जब भी हम लोग को इस तरह के त्रिभुज में इस तरह का इस्तेमाल करना हो, किसी दो सदिश को जोड़ना हो, तो हम लोग वहां पे अल्फा, यानी कि अगर कोण निकालना हो किसके बीच में, परिणाम और सदिश के बीच में, अगर आपको पहले वाले सदिश के बीच में निकालना है तो उसको अल्फा बोलते हैं, और दूसरे वाले सदिश से निकालना है तो उसको बीटा बोलते हैं। बड़ा आसान है, आपको ये इस तरह से कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी
cos थीटा, और tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए tan बीटा बराबर आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे a है वहां पे b कर देना, और जहां पे b है वहां क्या कर देना है, a कर देना है। तो सिंपली यहां क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका जिस तरह से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। एक इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, गुणन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। देखो एक बात समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे आपको आने वाले समय में जहां पे भी फॉर्मूला आएगा, दो सदिशों का जोड़ या गुणन होगा, वहां पे आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा। देखो फॉर्मूले में हमेशा एक चीज बहुत परेशान करता है, वो ये है कि साइन थीटा इस फॉर्मूले में कहां से आ गया। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पे अगर हम वो टॉर्क निकाल रहे होते हैं, ठीक है, डाइपोल समझते होंगे जिसको दिपोल बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, सॉरी। तो द्विध्रुव जो होता है उस पे कितना कितना आपका टॉर्क लग रहा है, इसको निकालने के लिए आपको वहां पे क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है, साइन थीटा रहता है। उसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, यानी कितना कार्य करना पड़ता है, इसको भी पता करने के लिए आपको ये पता करना है कि इस फॉर्मूले में कॉस है या साइन है। तो बड़ा आसान है, एक सिंपल तरीका मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर कोई दो सदिश या कोई दो भी भौतिक राशियां हैं, देखो अगर एक स्केलर का मल्टीप्लाई एक वेक्टर से करते हैं तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अगर किसी सदिश का मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो ये तो आप सिंपली वैसे भी कर देते हैं। आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जब जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन वो क्या है, कैप क्या है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर इसी चीज को हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी से अगर हम लोग देखेंगे, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको देखना है तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मैं बोल दूं कि 10 गुना बढ़ गई, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जो भी था वो 10 गुना बढ़ गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अभी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर ही रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई अगर वेक्टर से करेंगे, हिंदी में अगर बोले तो किसी अदिश का मल्टीप्लाई अगर सदिश से करेंगे, अदिश का मल्टीप्लाई गुणन सदिश से किया जाए, तो इस स्थिति में जो हमको परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, सदिश रूप में ही मिलेगा, सदिश में ही मिलेगा हमें इसके परिणाम, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग कभी भी किसी स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर में करें तो क्या होगा, भाई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। स्केलर का मल्टीप्लाई अगर स्केलर में करेंगे तो वहां पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, स्केलर ही मिलने वाला है। देखो स्केलर वो कुछ जो स्केल पे मेजर किया जाए उसको स्केलर बोलते हैं। जो भी कभी आप समझ रहे हैं तो आप इसको आसानी समझ सकते हैं, जिसको स्केल पे मेजर किया जाता है उसको हम लोग स्केलर बोल सकते हैं, और जिसको स्केल पे मेजर नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इसी वजह से ये वर्ड आता है। और अगर हिंदी वाले वर्ड देखेंगे तो आप वहां से भी बहुत आसानी समझ सकते हैं कि सदिश उसे बोलते हैं जिसके पास दिशा होती है, दिशा के साथ उसको सदिश बोलते हैं, और दिशा के बिना उसको अदिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई हमें नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए कि सदिश और स्केलर में क्या ही डिफरेंस है। तो स्केलर इनटू स्केलर गिव्स यू अ स्केलर, यानी कि एक अदिश आपको, अदिश का अगर मल्टीप्लाई हम अदिश से करें तो हमें क्या मिलने वाला है, अदिश ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर अदिश का मल्टीप्लाई हम अदिश से करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, अदिश ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि सदिश का मल्टीप्लाई अगर सदिश से करें तो, यानी कि वेक्टर का वेक्टर से करें तो, सदिश अगर मल्टीप्लाई करे एक सदिश से तो क्या मिलेगा। देखो ये निर्भर करता है कि किस तरह का गुणन है या फिर किस तरह का आपका रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सदिश का मल्टीप्लाई करेंगे सदिश से तो हम लोग को निश्चित तौर पर यहां पे दो चीजें मिल सकती हैं, सदिश भी मिल सकती हैं और अदिश भी मिल सकती हैं। क्या मिल सकती हैं, अदिश भी मिल सकती हैं, ठीक है ना, और सदिश भी मिल सकती हैं। ये बड़ा अनोखा चीज हो गया नहीं। इसके पहले आप देख रहे होंगे तो आपको प्लस माइनस जैसा लग रहा होगा। मैं फिर से इस चीज को बताता हूं, स्केलर इंटू स्केलर यानी कि अदिश इंटू अदिश गिव यू अदिश, ठीक है ना। यहां पे क्या मिलेगा आपको, सदिश का गुणन अगर हम सदिश से करेंगे, सदिश का गुणन अगर हम सदिश से करेंगे, सॉरी अदिश का गुणन अगर हम लोग अदिश से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला, अदिश ही मिलेगा। अगर सदिश का गुणन हम लोग सदिश से करेंगे, सदिश का गुणन अगर हम अदिश से करेंगे तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, सदिश ही मिलेगा। अगर यहीं पर हम बात करें
कि अगर सदिश का मल्टीप्लाई, सदिश का गुणन हम सदिश से ही करें तो क्या मिलेगा। तो यहां पे दो स्थितियां पैदा होती हैं, एक ये कि आपको अदिश मिले और एक ये कि आपको सदिश मिले। आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। मैं सबका एग्जांपल बता दे रहा हूं, सबका एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है यानी दूरी बराबर क्या होगा, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, माफ करिएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय। अब एक बात समझना कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है, समय क्या है, एक अदिश राशि, और उन दोनों के गुणन से जो मिलने वाला है दूरी, ये भी क्या है, एक अदिश राशि। यानी किसी दो अदिश राशियों का अगर गुणन किया जाए तो हमको क्या मिलने वाला है, अदिश ही मिलेगा और कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि किसी अदिश से सदिश का गुणन किया जाए, किसी सदिश से अदिश का गुणन किया जाए तब क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर सदिश से अदिश का गुणन किया जाए या अदिश से सदिश का गुणन किया जाए, दोनों ही स्थिति में हमको क्या मिलने वाला है, सदिश मिलने वाला, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई स्केलर से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वेक्टर ही मिलने वाला है, इसके सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी यानी वेग, वेग बराबर क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु जो है वो शून्य से स्टार्ट की थी अपना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग उसका अगर यानी शून्य था, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद उसका वेग कितना होगा, तो ये इस पर निर्भर करता है कि त्वरण गुणे समय, क्या मिलता है, त्वरण गुणे समय। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण गुणे समय। ये उस बॉडी के लिए ध्यान दीजिएगा, ये उस बॉडी के लिए जिसका प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य था। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे अपना थॉट लिखने लगेंगे। तो इस बात को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं और किस परपेच में क्या बोल रहा हूं, इसका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि मैं किस परपेच में क्या बोल रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी का प्रारंभिक वेग शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में जो वेग होता है वो त्वरण गुणे समय के बराबर होता है। ऐसी स्थिति आप क्या देख रहे हैं कि त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है, त्वरण एक क्या है, सदिश राशि, और इसका हम मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, समय में यानी टाइम में, जो कि एक अदिश राशि। यानी सदिश का मल्टीप्लाई अगर अदिश से किया जाए तो यह निश्चित है कि उससे मिलने वाला जो परिणाम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो एक सदिश ही होगा, यानी कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो आप पे देख रहे हैं वेग बराबर क्या हो गया, त्वरण गुणे समय। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। वेग क्या है, एक सदिश है जिसका अगर वो कब प्राप्त हो रहा है, जब किसी एक सदिश त्वरण का समय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक सदिश का अदिश से गुणन कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल क्या रहा है, एक सदिश मिल रहा है। यानी वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर स्केलर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, यह निश्चित है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम दूसरी बात अगर करेंगे कि यदि किसी सदिश का गुणन, ठीक है ना, यदि किसी सदिश का गुणन हमें किसी सदिश से ही करना पड़ा तो क्या होगा। यदि किसी सदिश का गुणन अगर हमको सदिश से ही करना पड़ा तो यह संभावना है कि सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या मिल सकता है, सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। अब आप ये समझिए कि टॉर्क और टाउ हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। अच्छा, आपको इसके साथ साथ ये भी पता होगा कि टॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, घूर्णन जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है बल गुणे स्थिति, ठीक है ना। जो भी बिंदु की स्थिति है वो उससे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली नहीं होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं इसलिए क्योंकि हम वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा लगा देते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्या हो जाता है, बल गुणे स्थिति, यानी पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, फोर्स में करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्क बराबर क्या मिलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो कहने का मतलब मेरे ये है कि आप कार्य को क्या जानते हैं, कार्य एक सदिश है या अदिश है, तो निश्चित तौर पर कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। तो एक अदिश राशि किन दो सदिश राशियों के गुणन से एक अदिश प्राप्त हो रही है,
ठीक है ना, और दो सदिश के गुणन से एक सदिश भी प्राप्त हो रही है। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि यदि दो सदिश का गुणन किया जाए तो यह संभावना है कि उसमें सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। और अगर सदिश मिल गया तो इस तरह से हम देखो, जब अगर अदिश मिल रहा है तो इसको हम लोग अदिश गुणन कहेंगे। इस तरह के गुणन को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश गुणन। क्या बोलेंगे, अदिश गुणन। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हम इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सदिश गुणन क्या होगा, यदि दो सदिश का मल्टीप्लाई करने पे या गुणन करने पर हमें सदिश ही प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या फिर सदिश गुणन, ठीक है ना। तो ये किससे प्राप्त होता है, बल आगुण गुणे, बल आगुण बराबर क्या होता है, बल गुणे स्थिति, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि गुणन जो होता है दो सदिशों के बीच में, या यह क्या होता है, दो तरह का होता है। एक को हम लोग सदिश गुणन बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश गुणन क्या है, या सॉरी अदिश गुणन क्या है, ठीक है। देखो अदिश गुणन, यदि दो सदिश राशियों का हम लोग गुणन कर रहे हैं जो कि अदिश गुणन होगा, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए दो राशियां हैं, दो सदिश राशियां हैं, एक a है और दूसरा b है, और यदि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर a है, एक सदिश a है, एक सदिश b है, और इनके बीच में यदि कोण जो है वो थीटा बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो अदिश गुणन होगा, इनका जो अदिश गुणन होगा, मान लेते हैं अदिश गुणन आपको निकालना है c, जिसकी कोई दिशा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में c बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट b। देखो अदिश गुणन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अदिश गुणन का निरूपण हम कैसे करते हैं, एक डॉट से करते हैं, इसको हम लोग डॉट गुणन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग डॉट गुणन भी कहते हैं, नहीं कि डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो c बराबर क्या हो गया, a डॉट b, या फिर हम इसको डॉट को क्या लिख सकते हैं, देखो हमको क्या मतलब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं अदिश गुणन करते हैं तो हमें यह पता करना है कि a कितना है, ये नहीं पता करना है, b की वजह से a कितना है ये पता करना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस वस्तु में आपको इस वस्तु को लेके कहीं खींच के कोई जा रहा है इस बल से, ठीक है, और इसमें विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो ऐसे में कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है, यानी कार्य में खर्च होने वाला बल कौन सा है भैया, वही बल जो किसकी दिशा में लग रहा है, विस्थापन की दिशा में लग रहा है। और कितना बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यहां पे क्या कर सकते हैं, ये एंगल थीटा अगर बना रहा है तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट पा जाएंगे, दो घटक मिलेगा, एक हमको मिलेगा एफ कॉस थीटा और दूसरा घटक हमको क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। जिससे थीटा टच होता है समझ जाइए वो कॉस है, और जिससे थीटा टच नहीं है वो समझ जाइए साइन है, ठीक है ना। ये आसान ट्रिक है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और यहाँ हो गया यहाँ पे एफ साइन थीटा। तो ये अगर हम एफ कॉस थीटा और ये तो आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। हमको मल्टीप्लाई एफ साइन थीटा से नहीं करना है ना, तो हमें एफ साइन थीटा से कोई मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग को कार्य निकालना है तो क्या करेंगे हम, विस्थापन गुणे विस्थापन की दिशा में कार्य करने वाले बल, ठीक है ना। यहां पे बल जो होता है वो कौन सा बल हम लोग लेंगे, जो विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जितना इसकी मात्रा जितनी होगी अधिक होगी, कार्य उतना ही ज्यादा होगा। कार्य किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्य क्या एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो कार्य हो रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है, जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, एफ कॉस थीटा पे, ठीक है ना। तो जिस पे निर्भर करता है हम बस उसी को लेंगे ना। तो एफ कॉस थीटा हो गया, तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यानी कि वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट काम करता है, कौन सा घटक काम करता है, तो कॉस कंपोनेंट, यानी कि जब कभी किसी दो सदिश के बीच में गुणन होता है और उस गुणन से हमें एक अदिश प्राप्त होती है, ये मंथन जैसा ही है। मंथन से आपको क्या मिलेगा, अमृत भी मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, विष भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से दो सदिश के बीच में यदि मंथन हुआ
यदि दो सदिश के बीच में मंथन होता है तो यह संभावना है कि उस मंथन से आपको एक सदिश राशि भी मिल सकती है और अदिश राशि भी मिल सकती है। यदि कोई अदिश राशि मिल रही है तो यह निश्चित है कि वहां पर उसके पैरेलल घटक यानी कि जो समांतर घटक होते हैं वो काम करेंगे, और समांतर घटक कॉस कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, अभी आपने देखा कि विस्थापन के समांतर कौन सा घटक आ रहा था, एफ कॉस थीटा आ रहा था, ना कि एफ साइन थीटा आ रहा था। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को, सी बराबर, सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना, इसी तरह से यानी कि अगर हम लोग अदिश गुणन करेंगे, सॉरी अदिश तो कर चुके हैं हम लोग, और अगर हम लोग सदिश गुणन करेंगे तो वहां क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी कि क्रॉस गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, सदिश गुणन। सदिश गुणन मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि दो सदिश है ए और बी, जिनके बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है ना, दो सदिश हैं ए और बी, जिनके बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा। अब आपको बताना है कि इनका सदिश गुणन क्या होगा। तो देखो कुछ इस तरह से समझना कि मान लो कि ये एक दरवाजा है या कोई भी चीज है जो यहां से क्या है, ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड है। अब अगर आप इस पे बल लगाएंगे, इस पे बल लगाएंगे, रुकिए, बल थोड़ा सा सीधा नहीं लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बल को ऐसा लिखते हैं। देखिए, यदि आप इस पे बल लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना, इस बिंदु पर अगर आप बल लगाएंगे तो पहली बात, जो बल आघूर्ण है वो इस बात पे निर्भर करेगा, बल आघूर्ण ये किस बात पे निर्भर करेगा कि बिंदु से कितनी दूरी पर है, क्या स्थिति है, जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु की फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि जो फिक्स्ड किया हुआ है उस पॉइंट से कितनी दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले तो स्थिति में निर्भर करेगा, दूसरा इस बात पे निर्भर करेगा, जरा सोचिए इसमें कौन सी बल की वजह से ये घूम रहा है। जैसे आपको मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए, इसको समझिए कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर फिक्स्ड है। ठीक है ना, अब अगर हमको इसको घुमाना है, इसके अंदर यहां पे अगर टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो अगर बल हम इस दिशा में लगाएंगे तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। लेकिन अगर बल हम इस दिशा में लगाएंगे तो ये तुरंत घूम जाएगा। समझ रहे ना, कि अगर बल हम इस दिशा में लगाएंगे तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन अगर बल इस दिशा में लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे कौन सा बल इसको घुमा रहा है, क्या समांतर बल घुमा रहा है, नहीं, पैरेलल कंपोनेंट घुमा रहा है, नहीं, जो घुमा रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इसको क्या करेगा, घुमाएगा। यानी बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाला कौन सा है, जो लंबवत घटक है वही क्या कर रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, ना कर की कोई समांतर घटक। ठीक है ना, अब देखो जैसे मान लो ये एफ है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक क्या हो गया, ये मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये बल का घटक क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। तो भैया इसके अंदर जो बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है वो बल आघूर्ण कौन सा बल उत्पन्न कर रहा है, एफ कॉस थीटा उत्पन्न कर रहा है, ना कि एफ साइन थीटा उत्पन्न कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, आप देख सकते हैं, हम यहां पे ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, बल, कौन सा बल लिखेंगे, एफ साइन थीटा इंटू पोजीशन, इसका जो भी पोजीशन है यहां से यहां तक मान लीजिए आर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर, यानी एफ आर साइन थीटा। ठीक है ना, यानी कि कोई अगर दो सदिश में गुणन हो रहा है और उससे हमें एक सदिश ही मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी कि लंबवत घटक जो है वही कार्य करता है, वही उसका रिजल्टेंट परिणाम दे सकता है। यहां पे इसका आपको प्रूफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहां क्या हो गया, एफ आर साइन थीटा, यानी कि किसी दो सदिश का अगर गुणन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, साइन कंपोनेंट काम आता है, ना कि कॉस कंपोनेंट। तो देखिए मैं लिख सकता हूं इसको, क्रॉस कंपोनेंट को, क्रॉस प्रोडक्ट को। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सदिश राशि है जो दो सदिश के गुणन से मिल रही है, तो पहली बात इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रॉस से निरूपित करते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपने देखा है कि कौन सा घटक काम कर रहा है, कॉस वाला या साइन वाला, तो साइन वाला काम कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा। और साथ में आप एन कैप भी लिख दीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ परिमाण बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। परिमाण के साथ आपको दिशा बताना है। अभी आप कहेंगे सर एन का मान क्या होगा, तो भैया एन का मान नहीं है, सिर्फ इसको सांकेतिक रूप में क्या कर देते हैं हम लोग, व्यक्त कर देते हैं। एन को क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में हम क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, लेकिन इसका कोई मान निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिल गया, ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, वेक्टर सी से लिखेंगे। देखिए ये क्या हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट है, यानी इसको सदिश गुणन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। देखिए अदिश में कोई भी दिशा नहीं है, इसीलिए यहां पे एन कैप मैंने व्यक्त नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन सदिश में आपको पता है कि सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे परिमाण लिखने के बाद दिशा का भी क्या बोलते हैं कि उसका व्यक्त कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके साथ साथ अब समझिएगा, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, सीखा है कि किस तरह से किसी दो भौतिक राशियों को जोड़ेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का या 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, या 10 न्यूटन का बल 4 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है, जो कि बल की दिशा से 30 अंश पर 30 डिग्री पर क्या करते हैं, है, तो कार्य की गणना करिए। देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है कार्य बराबर क्या होता है, सॉरी काल लिख गया, ये हो गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। तो यहां से कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन, तो कार्य तो हम लोग लिख देंगे W, एंड W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दो वेक्टर की वजह से स्केलर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, बल कितना है 10 न्यूटन का, कार्य आपका क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 का, और कॉस यहाँ पे क्या ले लेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 40 इंटू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना। cos 30 बराबर क्या होता है, √3/2, यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये 20, तो हम लोग को कार्य कितना मिल गया 20√3 जूल, ठीक है। देख लीजिए इसको, बड़ा आसान है, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉस का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछता है, अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जिस पर ऐसा कहीं पे बल लग रहा है इस तरह से, ठीक है ना, इधर अगर फोर्स लग रहा है, ठीक, और आपको इसको क्या करना है, इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न करना है, कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 न्यूटन का बल, ठीक है ना, ये A है, ये B है, तो यदि निश्चित या फिर निश्चित बिंदु से A से 2 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहा है,
कर रहा है, जबकि स्थिति सदिश व बल के मध्य 60 अंश का कोण बन रहा है, तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बताइए ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको बता रहा है कि बल कितना है, बल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टाउ जिसको बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, F क्रॉस R, ठीक है ना। टाउ भी क्या है, यानी कि बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो दो सदिश राशि की गुणन से अगर एक सदिश मिल रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F R साइन थीटा, ठीक है ना, और n कैप, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, F की वैल्यू 50 है, स्थिति की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है ना, 2 है, साइन थीटा साइन 30 की साइन कितना है यहाँ पे 60 अंश है, यानी साइन 60, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, तो ये कितना हो गया 50। आपका आंसर कितना आ गया 50 √3 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका टाउ की वैल्यू। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा आप क्या करेंगे, एन कैप को भी दिखा देंगे अगर इसको वेक्टर इस तरफ दिखा रहे हैं तो, ठीक है। तो जब भी वेक्टर दिखाएंगे तो वहां पे आपको परिमाण और दिशा दोनों ही दिखाना पड़ेगा ना। तो परिमाण तो आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, परिमाण तो आपने बता दिया 50 √3, लेकिन इसके साथ साथ दिशा के लिए कुछ तो निरूपित करेंगे। अरे इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना कि भाई इसमें हम क्या बोलते हैं, दिशा को भी दिखाएं। इस तरफ अगर आप दिशा दिखा रहे तो इस तरफ भी दिशा दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ टाउ लिखा होता तो ऐसी स्थिति में 50 √3 चलता, लेकिन आपने टाउ के ऊपर एरो लगा रखा है, तो एक तरफ अगर दिशा दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिशा दिखाना आवश्यक ही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप इस तरह करेंगे तभी आपका सही है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने क्या किया, अब तक सदिश के जोड़ को और सदिश के गुणन को देख लिया है। सदिश के वियोजन और लंब कोणीय सदिश जितने होते हैं उनका कैसे ऑपरेशन करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लगातार लेक्चर देखते रहिए, आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजों को चाहता हूं कि डिफाइन करूं, और दूसरी बात यह कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से हिंदी में रूपांतरित कर लिया है। काफी कोशिश किया हूं मैं कि आपको पूरी तरह से क्या मिले, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस चैनल पे आपको कंप्लीटली इस चीज का सॉल्यूशन के साथ किया जा रहा है। हालांकि मैं फिर भी यही कहूंगा कि अपने आप को इंग्लिश में मजबूत करते रहिए, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी चलाने की कोशिश करूंगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।